मेरा नाम आरुषि है। यह कहानी मेरी बेटी अदिति और उसकी जिंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे के रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठाते ही मेरी बेटी बैठ के चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती। फिर मुझे चुप चुप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक यही बात निकली कि भगवान ऐसा मंजर कभी किसी माँ को ना दिखाएं, क्योंकि वह मेरी बेटी और बेटा शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उसे वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पी थी और मेरे पिता उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसीलिए वो मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे, वह मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझमें पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी शक्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके, बस इसी कारण वह मुझे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझे सख्ती से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी ही करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वह मेरा साथ छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझमें पर तो परेशानियां के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरते के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी बोझ ही थी, वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मनहूस औरत थी, मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर गई। मेरे माँ बाप ही मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को साइन से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति था। हम लोग साथ खाने लगे और वक्त इसी तरह गुजरते लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का हो गया। जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया, वह भी इस दुनिया से चले गए, मतलब मेरे दूसरे पति भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुर्जर बसर हो रहा था। उनके जान के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसीलिए कारा की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किरण की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल बैठ गया, बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा कि आवाज तो अभिषेक के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैं देखते ही हैरान रह गई, कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर घबरा गई। लीडर था कि कहानी अभिषेक तो इस छत के नीचे नहीं दब गया। जब करीब गई और मैंने जाकर देखा तो अभिषेक मां नहीं था। वो बाथरूम जान के लिए उठा होगा, इसी वजह से उसकी जान बैठ गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया कि यह तो अच्छा हुआ कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाई। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसे छत को दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था और कमरे में एक बेड और एक चारपाई ही थी। 2 लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही तो कमरे
बनवाए थे। यूं तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कैमरा दुकान के लिए भी तो जरूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजर तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोई थी, लेकिन आज वो इतनी देर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज भी दी तो वो उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया। मैंने फौरन ही अभिषेक को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर बुलाओ। डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि यह बेहोश हो गई है, लड़की काफी कमजोर है, फोन की भी कमी है, कोई भारी कम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फल अच्छा खाना वगैरह खिलाएं, ठीक हो जाएगी। जब अतिथि को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था, तो वो खाने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वह इस चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम यह चादर क्यों धो रही हो, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। उसे पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जो और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो ठीक हो जोगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे यह चादर जरूर है, बिस्तर पर बचाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से यह चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है? इतनी तो चादर गांधी नहीं थी जो तुम उसको धोने के लिए बैठ गई, छोड़ दो इसे, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सूखने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और अभिषेक भी कम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घरवाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी, वैसे भी उसे दुकान में ज्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह से गुजर गया। उसे दिन अभिषेक ने मुझे कहा, आज मैं खाना का कर आया हूँ। वह डर से आया था और अदिति भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी, वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी, बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने पति को याद ही कर रही थी। दूसरा पति मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखना था। उसने कभी भी मुझे पहले शादी का तन नहीं दिया था और मेरी बेटी को वो हमेशा अपनी ही बेटी समझना था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वो मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वो मुझे सही माँ से भी ज्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वह उसे घर में अकेला ही मर्द था, वह हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाती। कम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उसे कहा भी था कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर ग रहा था जैसे उसके जिसका बड़ा खून ही खींच लिया गया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था, इसको खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे, पूरा दिन कोई कम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमजोरी हो गई, आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटा तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने शक्ति से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वह चले गए। फिर जब अदिति को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई कम किया तो मुझे बड़ा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं यह देखकर हैरान हो गई कि वह क्या कर रही है। वह तो फिर से बेड की चादर
उसको दो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वो बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्या हो रहा था? वह यह सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वो ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभिषेक उसके लिए था तो सौतेला भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पली बड़े हैं। उन दोनों में तो सेज भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगे, यह तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सूखी। वह आसपास भी उसे ही देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। रसोई की खिड़की से यह सब कुछ देख रही होगी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता न चले नीचे वाली चादर है या नहीं। ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था, सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफियां लेने आते थे जो 5-10 रुपए देकर चले जाते। इसी तरह से तो कम नहीं चलने वाला था। बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। अभिषेक को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में यह बात बता देती तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अभिषेक और अदिति को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, यह तुमने तो अभी से ही अपने तबीयत खराब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटे ने कहा कि नहीं, मुझे यह कम करना है। इसी तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी को दावा पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह दोनों क्या बातें कर रहे हैं? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सूख दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? वो घबरा गई और खाने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का कि दिल खराब हो गया? तुम्हारा क्या कर रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे आपकी इज्जत दानव पर गई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा, माँ आप किस तरह की बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है। लगता है आज आपने कोई फिल्म अच्छी है या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और अगर मैंने इस चादर को धो दिया है तो क्या हो गया? चादर गांधी हो गई थी, बस इसीलिए धो दिया। आपको कुछ पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो जमीन पर गिर गई। तभी अचानक अभिषेक भी आ गया। उसने कहा कि माँ आप यह क्या कर रही है? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उसे कहा, हाँ मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की यह तक नहीं पहुंची हूँ। जी दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बड़े में उसे दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की
लाइट जल रही थी उसे वक्त वह क्या कर रहे थे उनको तो इस समय सो जाना चाहिए तथा और मुझे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। जब कमरे के करीब गई तो वह न सिर्फ जग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे, किसी बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तो बेटी खाने लगी कि हाँ खुशकिस्मत तो हूँ, लेकिन अभी कल फिर से जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझे रहा नहीं गया, मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बैंड क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बैंड करने की? वैसे भी अब मौसम बादल रहा था, उनको दरवाज़ा खोल कर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा मोहल्ले में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था और वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जाके हो। मैंने कहा इतनी डर में दरवाज़ा क्यों खोल है? तो खाने लगे हम सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और क्यों बातें करेंगे, हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जाके हूँ। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई, लेकिन मैं सोचती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। मैं यह देखकर हैरान रह गई। एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नील के निशान भी थे, यह तो जख्म के शान थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छोरी लगी है, लेकिन छोरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई बात ऐसी है जो मुझे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान होते थे और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने जाती थी और मुझे कमरे में जान नहीं देती थी। मेरा दिमाग जी तरफ जा रहा था, मैं वैसे ही सोचना नहीं चाहती थी। मेरे गलती थी, मैंने आज और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी, मुझे इन सब बटन का ध्यान रखना चाहिए था। अभिषेक था तो अदिति का सौतेला ही भाई। नित बदलते डर नहीं लगती जवानी सकता है, और सौतेला भाई सौतेला तो फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? यह मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे परेशानियां तो पैदा ही होगी। अच्छी बुरी बटन का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारे गलतियां कर बैठने हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर यह सारे विचार सही हो गए तो फिर सर कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नजर रखी थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज लाकर दे रहा था, छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि यह तुम्हारी दवाई है, इस परेशानी के लिए यह दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपकर वह गोलियां दी। मैं परेशान हो गई, किस चीज की गोलियां उसको दे रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी है? दोनों हाल करना चाहते हैं और उसके बड़े में मुझे नहीं पता। और यह दवा मैं कुछ अजीब से क्यों ग रही थी? मेरी बेटी ने भी वह दवाइयां फौरन से पकड़ ली और उनको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले का लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद उसकी वो गोलियां खत्म हो गई और एक दिन बाद फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसीलिए मैंने आज फायदा उठाने के बड़े में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से तय करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोल कर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता था जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठाते ही उसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। जब मैंने चादर को खोल कर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यह देखकर मैं
हैरान रह गई कि उसे चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भारी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई यह किस चीज़ के बाल है, क्योंकि यह बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बेटी और बेटी की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसलिए सर कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजा पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को यह पता चल ही गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उसे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान ग रही हो। तो उसने कहा कि माँ वह चादर कहाँ है। तो मैंने उसे कहा कि वह तो मैंने धोकर डाल दी है। यह कहकर वह मेरे पास से जान लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उसे चादर पर जो भी लगा हुआ था मुझे बता दो, यह सब कुछ क्या है। तुम मुझे इतने दोनों से क्या छुपा रही हो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। वह मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकाल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे, घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं काम रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई कम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भैया के दोस्त ने उसको एक कम दिया। दरअसल उसने कुछ बहुत ही नकली किम के बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जो कि 3 से कर की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस से बाहर था, इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का कम दिया और उसे कम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरा दिन वही होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उनको संभल लेती थी। उन्हें के बाल सुबह चादर पर लगे हुए थे, जिसको मैं सुबह को धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती और हम आपको यह सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम यह सब कम कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाइयाँ लाकर दी थी वो भी इसी चीज़ की थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। माँ, भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस कम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा था। वह हमें एक दिन के 1000 रुपये दे रहा था और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने पैसे काम लिए हैं कि हम उसे कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसीलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो ना जान हमारे बड़े में क्या क्या सोच लिया, हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बड़े में जो बातें की वो हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सेज भाइयों से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बड़े में ही सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगता है। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है और उसके अपने रिश्तेदार भी तो है जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर है। वो उनके साथ जाकर भी तो रह सकता है, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ राहत है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सही बहन ही माना है। उसने कभी मुझे कोई गलत बात नहीं की और वह हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह कम करता था, रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वह रात में भी यह सब कुछ कर लगा, दिन भर तो वह बेचारा मेहनत करता रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा कि रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को देख लूंगी, इसीलिए उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बड़े में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बड़े में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। इतनी गलत बातें मैंने उनके बड़े में सोची जितनी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने यह बात अभिषेक को नहीं बताई, अदिति ने भी उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया, क्योंकि अब यह कम वैसे भी खत्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और ज्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद अभिषेक ने उसे कमरे की छत डलवा दी और अब हमारे घर का कैमरा भी ठीक हो गया था। धीरे
धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही कि मेरे साथ जिंदगी ने बहुत बड़ा किया था, लेकिन अच्छा यह किया कि मुझे बहुत ज्यादा निक और अच्छे बच्चे दिए, चाहे वो मेरे अपने थे या चाहे वो मेरे अपने थे या पराई। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती है और इस बात को समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन है। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते क्योंकि उनके सर पर पिता का सैया नहीं था और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती थी। इस बात का उनको एहसास था और यह एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र हुआ। जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। बस आखिर में इतना कहना चाहूंगी, जो ऊपर वाला चाहता है होता वही है। मेरे बच्चे बहुत समझदार है और उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी मां को नसीहत करूंगी, बच्चों के साथ के मामले में थोड़ी एहतियात जरूर करें और वह गलती ना करें जो मैंने अपने बच्चों के साथ की है। मुझे दोनों को एक कमरे में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ और वह हो भी सकता था, और अगर वह हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। मेरे बच्चे तो समझदार थे शायद मेरे साथ, इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी जिंदगी पर भी ध्यान रखें और वह कब क्या कर रहे हैं इस बड़े में पूरी जानकारी रखें, और बच्चों पर प्यार करने के साथ साथ थोड़ी शक्ति भी रखें और वह क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं, इन सब बटन के बड़े में उनसे जानकारी लेते रहे। और इस बात का ध्यान रखें जब बच्चे जवान हो जाए तो उनका बिस्तर अलग कर देना चाहिए। आपसे भी यही सब कहूंगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।